So, student, our next property, property number 5 is that, property number 5 says that if some or all element of a row or column, किसी भी रो या कॉलम के कुछ या सभी एलिमेंट आर एक्सप्रेस्ड एज, लिखे गए हैं एज अ सम ऑफ टू आर मोर टर्म्स, टू आर मोर टर्म्स के रूप में लिखे गए हैं, देन द डिटर्मिनेंट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज सम ऑफ टू आर मोर डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट भी दो या दो से अधिक डिटर्मिनेंट्स के सम के रूप में लिखा जाएगा। क्या मतलब है, चलिए इसको देखते बताते हैं। क्या सिंपल शब्दों में आप देखिए, ये कह रहा है कि अगर कोई डिटर्मिनेंट है, ठीक है, कोई डिटर्मिनेंट है, उसकी कोई रो या कोई कॉलम की हर एक एंट्री या कुछ एंट्री, ठीक है, जो है दो टर्म्स का सम या डिफरेंस, कुछ भी कह लें, सम में हो या डिफरेंस में हो, तो वो भी दो डिटर्मिनेंट्स के सम या डिफरेंस में लिखा जा सकता है। कैसे, कहने का मतलब क्या हुआ, देखिए सपोज हमारे पास एक डिटर्मिनेंट है जिसकी पहली रो जो है कि हर एक एंट्री दो टर्म का सम है, मतलब a1 प्लस लैम्डा 1 है, ये सपोज पहली एंट्री, और ये a2 प्लस लैम्डा 2 है, और ये a3 प्लस लैम्डा 3 है, और बाकी एंट्री इस तरह से हैं b1 b2 b3 c1 c2 c3। तो ये प्रॉपर्टी ये बताती है कि अगर कोई डिटर्मिनेंट है जिसकी कोई भी रो ले लें या कोई भी कॉलम ले लें, तो उसकी कुछ या सभी एंट्रीज दो या दो से ज्यादा टर्म्स के सम हैं या डिफरेंस हैं, तो वो क्या होगा, वो यहीं से यहाँ पे जो सम है, जो सम यहाँ से क्या हो जाएगा, स्प्लिट हो जाएगा दो डिटर्मिनेंट में। कैसे स्प्लिट होगा, देखिए ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू सिंपली यहाँ से इस प्लस साइन से क्या हो जाएगी, स्प्लिट हो जाएगी दो डिटर्मिनेंट्स में। कैसे, ये आप इसको लिख देंगे a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3, और यहाँ से फिर ये स्प्लिट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 b1 b2 b3 c1 c2 c3। ठीक है। मैट्रिसेस के केस में आपने पढ़ा था, क्या था कि अगर यहाँ पर ये मैट्रिक्स होती, ये मैट्रिक्स थी, ये दोनों मैट्रिक्स, ये मैट्रिसेस थी, ये सपोज ये मैट्रिसेस अगर होती, तो क्या करते, इन दोनों का सम कैसे करते आप, इन करेस्पॉन्डिंग एंट्रीज को ऐड कर लेते, यहाँ पर क्या हो जाता है, b1 प्लस b1 2b1 हो जाता। लेकिन डिटर्मिनेंट के केस में ऐसा नहीं होता है। डिटर्मिनेंट ये है हमारा, डिटर्मिनेंट के केस में ये नहीं होगा, इस तरीके से एडिशन यहाँ पर डिफाइन नहीं है डिटर्मिनेंट के केस में। ठीक है, क्यों, क्योंकि अगर इस तरह से करेस्पॉन्डिंग वैल्यूज को अगर आप ऐड करेंगे तो ये 2b1 हो जाएगा, फिर ये डिटर्मिनेंट ही नहीं रह जाएगा, ओरिजिनल डिटर्मिनेंट ही नहीं रह जाएगा, ये डिटर्मिनेंट ही पूरा चेंज हो जाएगा। ठीक है, जबकि ये दोनों इक्वल है, तो ये तभी हो सकता है जब दोनों तरफ से वैलिड हो। तो आप इसको ऐड नहीं कर सकते, इन दोनों को एंट्रीज को ही ऐड करेंगे इस तरीके से, यहाँ पर ये लिख देंगे। ठीक है, इन दोनों को इस तरह से ऐड नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात थी, इसको आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अच्छा एक बात इसी एग्जांपल के थ्रू हम लोग समझ लेते हैं। ये तो था, अच्छा यहाँ पर क्या है, अगर यहाँ पर कोई तीसरी एंट्री होती, यहाँ पर कोई और एंट्री होती, सपोज यहाँ पर कोई होता θ1, यहाँ पर इसके साथ θ3, सपोज θ3 होता, यहाँ पर θ1 होता है, इसके साथ एक टर्म और ऐड होता, करें मतलब 3 टर्म होते, यहाँ पर θ2 होता और यहाँ पर θ3 होता, तो एक डिटर्मिनेंट और आ जाता, जिसकी पहली रो क्या हो जाती, θ1 θ2 θ3, और दूसरी रो b1 b2 b3, और तीसरी रो c1 c2 c3 रहती। तो यहाँ पर जितने टर्म्स होते सब में इसको स्प्लिट कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा इसी प्रॉपर्टी पर कुछ और डिस्कशन करते हैं हम लोग। जैसे सपोज यहाँ पर तो पहली रो की जितनी भी एंट्री थी सभी जो है दो या दो से ज्यादा टर्म्स का सम थी। अब अगर केवल दो ही टर्म का सम होती या वन ही टर्म का सम होती, तो कैसे इसको स्प्लिट करेंगे, आइए उसको देखते हैं हम लोग। तो सपोज हमारे पास एग्जांपल नंबर 2 है। एक डिटर्मिनेंट ये है, डिटर्मिनेंट a इक्वल टू, जिसकी सिर्फ a1 प्लस लैम्डा 1 है, और ये a2 प्लस लैम्डा 2 है, और ये a3 है, ये है b1 b2 b3, ये c1 c2 c3 है। तो देखिए इसको कैसे आप चाहें तो इसको भी दो डिटर्मिनेंट में स्प्लिट कर सकते हैं।
इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसको आप इस तरह लिख दीजिए A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 प्लस, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसको आप लिख सकते हैं क्या, इसको A3 को लिख सकते हैं 0 प्लस A3, क्यों 0 प्लस A3 भी लिख सकते हैं इसको, A3 अगर लिखा है तो 0 प्लस A3 लिख सकते हैं। तो ये आपका स्प्लिट हो जाएगा λ1 λ2 0 और B1 B2 B3 C1 C2 C3। तो अगर दो टर्म ही इसका, केवल दो एलिमेंट ही अगर दो टर्म्स के सम में है तब भी ये स्प्लिट कर सकते हैं आप इस तरीके से, ठीक है। अब सपोज कोई भी दो रो के एलिमेंट अगर दो टर्म्स के सम में है तो कैसे स्प्लिट क्या होगा, तो देखिए आप इसको, सपोज हमारे पास इस तरह की कोई सिचुएशन है, इस तरह की सिचुएशन है B1 प्लस θ1 और ये A2 प्लस λ2 A3 प्लस λ3, यहाँ पर B2 प्लस θ2 B3 प्लस θ3 और ये C2 C3 है। तो आप इसको कैसे स्प्लिट कर सकते हैं, इसको चाहे तो कैसे स्प्लिट करेंगे, पहले हम इस टर्म को इस रो के करस्पॉन्डिंग स्प्लिट करेंगे और फिर जो है उनको फर्दर तो में स्प्लिट कर देंगे, ठीक है। कैसे, देखिए ये डिटर्मिनेंट आपका ब्रेक होगा A1 A2 A3 B1 प्लस θ1 B2 प्लस θ2 B3 प्लस θ3 C1 C2 C3 और उसके बाद फिर ये स्प्लिट हो जाएगा λ1 λ2 λ3 B1 प्लस θ1 B2 प्लस θ2 B3 प्लस θ3 और C1 C2 C3 और फर्दर ये दो में स्प्लिट हो जाएगा, ये फर्दर दो में स्प्लिट हो जाएगा तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 प्लस, ये आ जाएगा आपका A1 A2 A3 θ1 θ2 θ3 C1 C2 C3, उसी तरीके से ये स्प्लिट हो जाएगा, ये आ जाएगा λ1 λ2 λ3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 और फिर यहाँ से ये स्प्लिट हो जाएगा इसमें θ1 में, तो λ1 λ2 λ3 θ1 θ2 θ3 C1 C2 C3, इस तरीके से भी स्प्लिट कर सकते हैं आप इसको, ठीक है। तो ये इस प्रॉपर्टी की इंपॉर्टेंस थी। चलिए पढ़ते हैं अगली प्रॉपर्टी। या इस पर एक एग्जांपल पहले लिख लेते हैं हम लोग। ठीक है, कहने का मतलब अगर डिटर्मिनेंट कोई ए इस तरह से है 1 + 2 3 + 4 5 + 6 1 2 3 0 1 2, तो इसको आप लिख सकते हैं क्या 1 1 3 5 1 2 3 0 1 2 प्लस इसको लिख सकते हैं आप कितना 2 4 6 और 1 2 3 0 1 2, इस तरीके से इसको स्प्लिट कर सकते हैं इस प्रॉपर्टी की मदद से। चलिए पढ़ते हैं अगला प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी नंबर 6 जो कि बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ठीक है। सो पहले हम इसको लिखते हैं प्रॉपर्टी को। प्रॉपर्टी नंबर 6, प्रॉपर्टी 6 क्या है, इफ बड़ा स्टेटमेंट है टू ईच एलिमेंट ऑफ एनी रो और कॉलम of a determinant if to each row or column of a determinant the multiples of corresponding element of other row, the multiples of
the multiples of corresponding elements of other row or column are added, then the value of determinant remains same. Then the value of determinant remains same. That is, value of determinant remains same if we apply operations Ri is interchanged by Ri plus k times Rj, या और Ci is interchanged by Ci plus k times Cj. समझे? देखिए क्या है ये प्रॉपर्टी, क्या बताती है कि अगर कोई डिटर्मिनेंट है, इफ टू ईच एलिमेंट ऑफ एनी रो, कोई डिटर्मिनेंट है उसकी किसी भी रो या कॉलम के हर एक एलिमेंट को किसी दूसरी रो या कॉलम के हर एक एलिमेंट में किसी फिक्स नंबर से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दिया जाए तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होती है? सेम रहती है, चेंज नहीं होती है। ये प्रॉपर्टी कहती है। मतलब अगर ये ऑपरेशन लगा रहे हैं, ठीक है, कोई डिटर्मिनेंट था, उसकी कोई आपने ith रो ली, कोई भी रो ली, उसमें उस ith रो में किसी दूसरी रो में कांस्टेंट मल्टीप्लाई किया, किसी दूसरी रो के एलिमेंट्स को k से मल्टीप्लाई किया और इस रो में ऐड कर दिया, तो ये ऑपरेशन करने के बाद जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू है वो चेंज नहीं होती है। उसी तरीके से ये है, ठीक है। कहने का मतलब एक एग्जांपल लेके देखते हैं हम लोग, क्या प्रॉपर्टी बताती है कि इन ट्रांसफॉर्मेशंस की मदद से, ये ट्रांसफॉर्मेशन आपने पढ़ा है उस जब आप निकाल रहे थे इनवर्स, ठीक है, किसी मैट्रिक्स का इनवर्स निकाल रहे थे, ये सब ट्रांसफॉर्मेशन एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन है, इनको आपने पढ़ा है, ठीक है। तो इन ट्रांसफॉर्मेशन को जब अप्लाई करते हैं तो क्या होता है? वैल्यू डिटर्मिनेंट की चेंज नहीं होती है। कैसे चेंज नहीं होती? चलिए आइए देखते हैं। पहली बात तो ये प्रॉपर्टी समझते हैं कि ये प्रॉपर्टी क्या कह रही है, थोड़ा एक एग्जांपल की मदद से समझते हैं, ठीक है। तो सपोज हमारे पास कोई एक डिटर्मिनेंट है, एग्जांपल एक ले लिया हमने, एक डिटर्मिनेंट है जिसकी एंट्री है हमारी 1 2 3 और 1 1 2 0 0 2 सपोज ले लिया, या ठीक है 0 0 2 ले लिया, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी क्या कहती है कि ये जो डिटर्मिनेंट होगा इसकी वैल्यू, अगर यहाँ पर हम कोई ये ऑपरेशन अप्लाई कर दें, क्या ऑपरेशन अप्लाई कर दें कि यहाँ पर हम R1 को रिप्लेस कर दें R1 प्लस 2R2, R1 प्लस, ये ऑपरेशन अप्लाई कर दे रहे हैं, R1 इज रिप्लेस्ड बाई R1 प्लस 2R2 सपोज कर दे रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगी? इसकी वैल्यू R2 में 2 से मल्टीप्लाई करके R1 में ऐड करना है, तो R2 हमारा ये है, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो गया 2, और इसमें ऐड करना है तो ये हो गया 3, और यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई किया, इसमें ऐड किया तो ये हो जाएगा 4, इसमें 2 से मल्टीप्लाई किया, इसमें ऐड किया तो ये हो जाएगा 7, और ये आ जाएगा 1 1 2 0 0 2। तो ये दोनों डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालेंगे, आप देखेंगे क्या है? सेम है, ठीक है। दोनों डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आ जाएंगी? सेम आएंगी। अच्छा, इस प्रॉपर्टी को इस्तेमाल करते समय बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है कुछ चीज़ों को समझना, क्योंकि स्टूडेंट इस प्रॉपर्टी में अक्सर मिस्टेक कर देते हैं। कहने का मतलब क्या क्या वो गलती करते हैं? वजह ये है कि आप यहाँ पर अब देखिए, कोई भी एलिमेंट्री ऑपरेशन अगर लगा रहे हैं तो उसको जो है जैसे इस रो पर हमने एक ऑपरेशन लगाया, ठीक है, तो ये डिटर्मिनेंट आ गया, ठीक है। और अच्छा, सबसे पहली बात तो ये है
कि यहाँ पर कोई भी दो ऑपरेशन एक साथ आपको नहीं लगाना है। साइमल्टेनियसली कोई ऑपरेशन अगर किसी डिटर्मिनेंट पे अप्लाई कर रहे हैं तो साइमल्टेनियसली ना अप्लाई करें, बारी बारी से अप्लाई करें। ठीक है, कहने का मतलब कि अगर आप इसी में एक ट्रांसफॉर्मेशन और अप्लाई कर दिए होते, R3 इज रिप्लेस्ड बाई, हाँ, कहने का मतलब ये है कि ऑपरेशन में जो रो को आपने इस्तेमाल कर लिया है तो उसी समय उस रो को आप इस्तेमाल नहीं करेंगे, उसी समय उस रो को आप इस्तेमाल नहीं करेंगे। जैसे अब हमने, अगर हम यहाँ चेंज करना चाहें तो हम R3 इसी समय R3 को हम R1 माइनस R3 अगर करें, ठीक है, तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू चेंज हो जाएगी। अगर हमको ये ऑपरेशन अप्लाई करना है तो पहले हम ये ऑपरेशन यहाँ पर अप्लाई करेंगे, उसके बाद फिर जो न्यू डिटर्मिनेंट आएगा उस पर ये ऑपरेशन अप्लाई करेंगे, तब वैल्यू क्या होंगी, चेंज नहीं होंगी। अगर एक ही साथ आपने इसी को R1 मानकर अगर दो ऑपरेशन अप्लाई कर दी तो डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू होती है वो चेंज हो जाती है। ठीक है, डिटर्मिनेंट की वैल्यू चेंज हो जाती है। अभी हम देखते हैं, एक एग्जाम्पल में देखते हैं, पहले चलिए देखिए। कहने का मतलब आप अगर गलतियों से बचना चाहते हैं तो हर एक ऑपरेशन को, जो भी डिटर्मिनेंट पे ऑपरेशन लगा रहे हैं, उनको साइमल्टेनियसली एक ही रो पे मत लगाइए, नहीं तो वो फिर रिजल्ट आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए इस रो को अप्लाई करने के बाद कैसे ये डिटर्मिनेंट सेम है। देखिए इसको कैसे आप कह सकते हैं। तो देखिए इस रो को, इस ट्रांसफॉर्मेशन को अप्लाई करने के बाद ये डिटर्मिनेंट आया, इसको आप लिख सकते हैं क्या, इसको देखिए 1 + 2 2 + 2 3 + 4 ये लिख सकते हैं, और ये हो जाएगा 1 1 2 0 0 2। ठीक है, अब इसको जो है प्रॉपर्टी की मदद से क्या करते हैं, इसको आप लिख सकते हैं 1 2 3 1 2 3 1 1 2 1 1 2 0 0 2 प्लस, यहाँ से स्प्लिट हो जाएगा तो आ जाएगा आपका 2 2 4 1 1 2 और 0 0 2। तो आप देख रहे हैं कि इस वाले पोर्शन में ये दोनों रोज क्या हैं, सेम प्रोपोर्शन में है। इस डिटर्मिनेंट में ये दोनों रोज क्या है, सेम प्रोपोर्शन में। भाई इसमें देखिए 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसी की इक्वल आ जाएगी, दोनों का प्रोपोर्शन सेम ना, 1/2 के रेशियो में दोनों हैं। तो आपने देखा था कि अगर किसी डिटर्मिनेंट में दो रोज अगर सेम प्रोपोर्शन में है तो उसकी वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो आप देख रहे हैं ये डिटर्मिनेंट इस डिटर्मिनेंट के क्या है, इक्वल है। तो ये ऑपरेशन अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू चेंज नहीं होती है। ठीक है, हमने आपको ये बताया कि इसी डिटर्मिनेंट में अगर आप ये अप्लाई कर दें और ये भी अप्लाई कर दें, मतलब R3 को आप रिप्लेस कर दें R3 माइनस R1 को ही मानते हुए, तो R3 माइनस R1 करेंगे तो आपका R3 है, माइनस R1 करेंगे तो यहाँ पर आपका आ जाएगा -1 -2 और 2 में से 3 गया 1। तो अब ये जो डिटर्मिनेंट आया इसकी वैल्यू सेम नहीं रहेगी, इसकी और इसकी वैल्यू सेम नहीं रहेगी। ठीक है, क्योंकि R3 आपका क्या है, वही पुराना वाला ही है, तो R3 उसी को काम करके ये लाए हैं ना, तो यहाँ पर वैल्यू सेम नहीं रहेगी, वैल्यू यहाँ पर इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू चेंज हो जाएगी। अगर आपको ये ऑपरेशन लगाना ही है तो फिर क्या करिए, ये डिटर्मिनेंट जो आया है इस पर अप्लाई करिए इसको। ये आपका ये ऑपरेशन अप्लाई करने के बाद ये आया है। अब इस पर फिर से अगर आपको चेंज करना है, R3 को आप चेंज करना चाहते हैं तो आप इस पर ये ऑपरेशन लगाएंगे तो दोनों फिर जो डिटर्मिनेंट आएगा उन सभी की वैल्यू क्या होंगी, सेम होंगी। तो इस बात को आप ध्यान में रखना है। अगर आप लगाना ही चाहते हैं, दो ऑपरेशन को एक साथ लगाना चाहते हैं, तो फिर आप इतना ध्यान में रखिए कि जो पुराना वाला वैल्यूज है, जो पुरानी वैल्यूज है वो तो नहीं रिपीट कर रहे, उस पर ही तो नहीं लगा दे रहे हम, इसका ध्यान रखिए। अगर इतना ध्यान आप रख पा रहे हैं तो उसको भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमारी प्रॉपर्टीज खत्म हो गई। ठीक है, अब हम इन प्रॉपर्टीज पर बेस्ड जो एक्सरसाइज हमारी 4.2 है उसको सॉल्व करेंगे। ओके, तो चलिए, तो यह प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल और ज्यादा आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा एक चीज हम और बताना चाह रहे थे। हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप यहां पर ये ऑपरेशन नहीं लगा सकते कि आप R1 को रिप्लेस कर दें 2 टाइम्स R1 से। जैसे ये R1 था तो इसको 2 टाइम्स R1, ये अगर ऑपरेशन अप्लाई कर देंगे तब डिटर्मिनेंट की वैल्यू चेंज हो जाएगी, क्योंकि आपने यहां मल्टीप्लाई कर रहे हैं।
तो डिटर्मिनेंट ये फिर नहीं, फिर डिटर्मिनेंट में भी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो ये ऑपरेशन नहीं लगाना है। इसी टाइप के ऑपरेशन आप लगा सकते हैं, R1 प्लस सम कांस्टेंट सम R2 टाइप का। ठीक है, ये ऑपरेशन नहीं लगाए कि नहीं तो फिर डिटर्मिनेंट की वैल्यू चेंज हो जाएगी। ठीक है, ये सभी डिटर्मिनेंट फिर आपस में इक्वल नहीं रह पाएंगे। ठीक है, 3 बातों को ध्यान में रखते हुए प्रॉपर्टी इस्तेमाल करिएगा। चलिए अब सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज।